डिनर करने के बाद आपने ब्रश करना है और फ्लॉस करना है, एंड देन यू डोंट ईट एनीथिंग एट ऑल। कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं खाना पीना। और अगर कुछ पी लिया है तो उसके बाद कुल्ली ज़रूर करनी है आपने, नॉट विद द माउथ वॉश, सिर्फ कुल्ली, और सो जाइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और मैं आपको वेलकम करता हूं पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर में। आपने वो बड़ा मशहूर मुहावरा सुना होगा, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वो भी कि वो बड़ा मशहूर मुहावरा के इलाज धंधा इखराज धंधा। और आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनका सीधा ताल्लुक़ इन दोनों मुहावरों के साथ भी है और उससे ज़्यादा भी है कि वो आपको बताएंगे कि इलाज धंधा जो है वो इखराज धंधा हरगिज़ नहीं होता। और हाथी के जो दांत होते हैं वो अगरचे खाने के और दिखाने के और होते हैं, मगर हिफाजत उन दांतों को भी करनी पड़ती है। और फिर वो ये भी आपको बताएंगे कि अदाकारी का डेंटल सर्जरी के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मन्नान अज़हर। डॉक्टर मन्नान अज़हर मेरे कई ड्रामों में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया और इनके वालिद मोहतरम भी मेरे अदाकार भी थे और मेरे दोस्त भी थे। तो आइए उनसे मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं फिर? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और अभी मैंने अपने व्यूअर्स से बात की कि इलाज धंधा इखराज धंधा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सही है? एक ज़माने में बिल्कुल ये सही होता होगा, लेकिन अब तो इखराज धंधा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। अब तो इलाज से मुराद होता है कि दांतों का इलाज ही किया जाए और दांत बचाया जाए, क्योंकि दांत निकालना तो बहुत आसान काम है, लेकिन दांत बचाना इज़ एन आर्ट। और वो बच जाए तो उस पेशेंट को कई साल वो बड़ा अच्छा सर्व कर देता है। सो इसलिए ये तो मैं भी मानता हूँ और आपने मेरे 2 दांत बचाए भी हैं जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन वो जो बैठे होते हैं रेलवे स्टेशनों के बाहर ज़मीन के ऊपर और दांत सजाए होते हैं और कहते हैं कि हम दांतों का यूँ इलाज करते हैं, और वो यूँ दांत पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, या वो लारियों में सफ़र करते हुए दांतों का इलाज करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, देखा जाए तो वो एक मैल प्रैक्टिस में आता है। वो चीज़ हम सपोर्ट नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ हमारा ऐसा तबका है, हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए जो बिल्कुल ही डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके लिए सिर्फ दर्द की रिलीफ ही मिल जाए तो उनको उसी से ही वो खुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो सेफ़ भी होती हैं, और वो अगर वो रख दें तो उनका दर्द कम हो जाता है। जैसे कि लौंग रख देना, इस तरह कुछ टोटके होते हैं, वो उन्हीं टोटकों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इख्तिलाफ हमारा वहाँ पैदा होता है जहाँ पे वो सफाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है। यानी कि एक डेंटल प्रैक्टिस में हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि एक पेशेंट की बीमारी किसी दूसरे पेशेंट को ना लगे, और इसके अलावा जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सब साफ़ हों, स्टेरिलाइज्ड हों। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस में वो चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। सो वी डोंट सपोर्ट एट ऑल, लेकिन हमें इसके साथ साथ ही कुछ ऐसा माशरे में कुछ निज़ाम बनाना चाहिए कि हम उस तबके को भी सपोर्ट कर पाएँ जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाता। जिस तरह से हमारे क्लिनिक में हमने एक फ़ंड्स का बनाया हुआ होता है सिस्टम, जिसमें हम उन पेशेंट्स का इलाज करते हैं जितना मुमकिन हो, अपनी जेब से लगा के इलाज करते हैं कि उनका दर्द ख़त्म हो, उनका लाइफस्टाइल कुछ बेहतर हो और उनकी जेब पे बोझ भी ज़्यादा ना पड़े। मैं बिल्कुल इसका विटनेस हूँ। आपने मेरी मेड की ट्रीटमेंट भी किया, मेरी मेड की बेटी का ट्रीटमेंट भी किया, तो उसके लिए वो दोनों आपकी थैंकफुल हो, आपके लिए दुआ भी करती हैं। तो इस तरह की दुआएं भी तो लेनी ही चाहिए। अच्छा, आपने एक ड्रामा होता था ऐनक वाला जेल में उसमें यार तुमने अदाकारी भी तो की थी, वो कुछ क्या एक्सपीरियंस था उसका? वो तो सब आपको ही पता है, आप ही लेकर आए थे, आपने ही करवाया था आपकी ऑडियंस को पता है कि आप उसके डायरेक्टर थे, पता होगा मेरे क्या नहीं पता है ना? हाँ। So, आपने मुझे ढूंढा था और फिर आपने कहा था कि तुम ये रोल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने ये रोल करना है, और वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम पे मुझे फेम भी बहुत मिला, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने मुझे ही एक्सप्लोर किया तो मैंने अपना अदाकारी वाला साइड भी मैं जान पाया कि मैं भी अदाकारी कर सकता हूँ। अब फिर ये कि कॉन्फिडेंस भी एक बिल्ड हुआ होगा उसकी वजह से? बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो चीज़ें मैंने सीखी आपसे और अपने इस अदाकारी वाले
शोबे से जो मैंने सीखा, वो चीज़ें मैं आज तक अप्लाई करता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, मुझे लोगों से बात करने का अंदाज़ आया। और दूसरी बात ये कि एक बहुत कम उम्री में ही आप ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों से अवेयर होना शुरू हो जाते हो, जो कि मेरे ख्याल से जो बच्चे एट यंग एज कुछ भी हॉबी या एक्टिविटीज़ नहीं करते इस तरह की, वो सब चीज़ें जो बहुत लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में समझते हैं, वो मैंने बहुत जल्दी ही, मेरे ख्याल से मैं उसमें 2 क्लास में था या 3 क्लास में था। अभी मैं वो कुछ वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पे कहीं पे, या कोई पिक्चर्स खोल के देखता हूँ तो मैं खुद हैरान होता हूँ, यार वो कितना पुराना वाकया हो गया। एंड यू वर स्टिल यंग एंड एट दैट टाइम आई रिमेम्बर, आप तब से अभी तक माशाल्लाह। इसके अलावा फिर एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा हमने बनाया था, उजाला कर दो, वो तो याद होगा ना यार। वो ड्रामा ना मुझे अभी तक मैंने देखा नहीं है हाफिज अंकल, वो मुझे शूट करते हुए आज भी याद है कि उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट था। आज के दौर में वो बहुत रिलेटेबल है वो, जैसे फिरदौस जमाल के साथ जो तुम्हारे डायलॉग्स थे और वो और फिर जब तुम अपने वो गद्दार बाप को देखते हो और बाहर आके रोते हो, इट वाज अमेजिंग सीन। और मुझे वो सीन कभी नहीं भूलता। वेरी गुड। वो क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था जब वो किया, आज से 10-15 साल पुरानी बात है, ज़्यादा इवन। लेकिन उस वक्त जो मैं लाइंस बोल रहा था वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। व्हेन आई सी द वर्ल्ड राइट नाउ, तो मैं सोचता हूँ कि यार वो कितना आज के दौर से रिलेटेबल है। और उसमें हमारे साथ जो फिरदौस जमाल साहब थे और बड़े अच्छे एक्टर्स थे, आपने डायरेक्ट किया, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसमें बड़ा मैसेज था उसमें सारे हमारे उसमें, और अभी तक वो मैसेज वैसे ही रिलेट कर सकते हैं मौजूदा हालात के साथ। और मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, उसमें मेरी छोटी बहन आपकी बेटी बनी हुई सुषमन ने बड़ा अच्छा, वो अभी तक याद करती है खुबैब भाई। अच्छा, डेंटिस्ट्री के लफ्ज़ के बारे में मैंने काफ़ी जानने की कोशिश की, तो पता लगा कि ये इसका जो माखज़ है वो लैटिन से भी है, इसका माखज़ है वो फ्रेंच से भी है, और फिर कहीं जाके ये डेंटिस्ट्री का लफ्ज़ जो है वो सामने आया। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ, रखता हूँ कि क्या डेंटिस्ट्री का जो तर्जुमा है दंदान साज, क्या ये दुरुस्त है? ये आप बताएंगे, यू आर द एक्सपर्ट एट दिस। आपके सामने मैं कुछ कमेंट करूँगा। उर्दू में माशाल्लाह आपसे ज़्यादा भूल मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल में दंदान साज जो होता है ना बनाने वाला होता है, तो दंदान साज मेरा ख्याल इसका सही तर्जुमा नहीं है। अच्छा। क्योंकि दंदान साजी का अगर जिक्र करें तो फिर आपकी जो वर्कशॉप है जहाँ दांत बनते हैं वो शख्स दंदान साज है। आप तो मतलब माहिर इलाजी दंदान हैं, यानी दांतों का इलाज करने वाले और दांतों को रिसरेक्ट करने वाले और दांतों को दोबारा ज़िंदगी करने वाले और उनकी हिफाजत देने वाले लोग हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में तर्जुमा ऐसे बस कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से माहिर इलाज दंदान ज़्यादा बेहतर है, या मौलवी दंदान कह लें या ऐसा कुछ। वेरी नाइस। तो ये मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ। नहीं, मेरी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। अच्छा, अब जैसे मसलन हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि डेंटिस्ट्री जो है या दांतों का जो इलाज है ये हमारे मुल्क में बहुत महंगा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और उसको कंपैरिजन ड्रॉ करें कि क्या बाकी के मुल्कों में भी इतना महंगा है या हमसे ज़्यादा महंगा है। अच्छा, आप इंटरेस्टिंगली अगर देखें ना तो कुछ ममालिक हैं जिनमें ये सस्ता है, और उन ममालिक में सबसे मेरे ख्याल से जो सर फहरिस्त जो आते हैं उसमें पाकिस्तान है, जो इसमें सबसे मुनासिब प्राइस का ये डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आप इंडिया चले जाएं, हमसे एक्सपेंसिव थोड़ा सा इंडिया है, इंडिया से फिर आगे जाते जाएंगे, जितना आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाते रहेंगे उतना वो एक्सपेंसिव होता जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन करेंगे बाकी शोबों से, तो अगर आप ऑनेस्टली कंपैरिजन करेंगे तो फिर भी आपको रियलाइज़ होगा कि डेंटिस्ट्री बहुत इकोनॉमिकल है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि लोगों का एक परसेप्शन बना होता है, एक आम आदमी का इंटरेक्शन जो होता है एक जनरल फिजिशियन से होता है या जनरल डेंटिस्ट से ज़्यादा होता है। सो अगर आप जनरल फिजिशियन से कंपैरिजन करेंगे तो यस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसने सिर्फ आपसे कंसल्टेशन चार्ज करनी है, आपसे मसला पूछना है, आपको दवाई लिख के देनी है।
हमने सर्जरीज परफॉर्म करनी थी, इसलिए दिस इज़ BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। ये जब सर्जरी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये आप ऐसे समझेंगे जैसे कुछ सर्जन है। डेंटल ट्रीटमेंट्स में हम एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें हमारे डेंटल मटेरियल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ हो रहा होता है, और वो उस इक्विपमेंट की कांस्टेंट अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ों की बड़ी एक हैवी कॉस्ट होती है। सो अगर आप GP से कंपैरिजन करेंगे तो यस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन डेंटिस्ट्री असल में बहुत इकोनॉमिकल है। लेकिन अगर आप उसी एक थोड़ा सा माइंडसेट भी है हमारे माशरे में। आप ये देखिए कि एक पेशेंट होता है जो एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, ही इज़ यूजिंग गुड फोन, ही इज़ हैविंग गुड कार, गुड हाउस, सब कुछ है। अब वो ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट ऑन फ़ोन जो कि 2 से 3 साल चलेगा मैक्सिमम, और वो इतनी एक्सपेंसिव होता है वो। और इसके कंपैरिजन में डेंटिस्ट्री को वो इतना निगलेक्ट करते हैं, दांतों के इलाज को इतना निगलेक्ट करते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, लेकिन उसने एक दफ़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए तो वो तकरीबन ज़िंदगी भर ही चलती है वो चीज़। सो ये हमारी अपनी वो क्या कहते हैं चॉइस भी है कि हम अपनी सेहत पे फोकस करते हैं या शो शाह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारी जो सेहत है उसका शुरुआत ही आपके मुंह से होता है, आपके दांतों से होता है। अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, प्रॉपर नहीं चबाएंगे, तो वही जो दांतों का काम है वो आपके मैदे को करना पड़ेगा, मैदे का काम आपकी आंतों को करना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो खाना है बिना हज़म हुए वो वैसे ही खारिज हो जाएगा, तो आपकी सेहत डाउन होना शुरू हो जाती है। सो असल में हमारा जो सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा ऐसा डेवलप हो चुका हुआ है, लोग शोर शाह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी अंदरूनी सेहत, मेंटल रिलैक्सेशन और इन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इस यहाँ से मैं एक और बात भी आपके साथ थोड़ी सी क्लैरिफाई करूँ, जो शायद लोगों को पता नहीं है, अमूमन अवाम को पता नहीं है कि डेंटिस्ट जो है वो सिर्फ दांतों का डॉक्टर नहीं होता, वो आपके मसूड़ों को भी देखता है, वो आपकी ओरल हाइजीन को भी देखता है। इसके बारे में कुछ ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, डेंटिस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, तो डेंटिस्ट्री से में सिर्फ यही शामिल नहीं है कि दांत, उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। आपका दांत जिसके अंदर है मसूड़ा, और मसूड़े के अंदर हड्डी भी आ जाती है, उसका जो गम्स हैं वो भी आ जाते हैं, और तीसरा जो आपके दांतों और मसूड़ों के अराउंड चीज़ें हैं, जैसे कि गाल, होंठ, ज़बान, ये तमाम हिस्से जो इसे ओरल कैविटी बोलते हैं। तो बेसिकली जो डेंटिस्ट होता है वो एक्सपर्ट होता है पूरी ओरल कैविटी का। अब उस कैविटी में एक डेंटिस्ट ने डिफाइन करना होता है कि आपके दांत मुंह में एक नॉर्मल pH वैल्यू डेवलप होनी चाहिए। समटाइम्स एसिडिक pH वैल्यू होगी, उससे दांत ख़राब होंगे, मसूड़े ख़राब होंगे, आपके गाल में 1000 बीमारियां होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा आपके जो मसूड़े हैं, अगर उनमें से खून आना शुरू हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मिलके एक डेंटिस्ट्री में शामिल होती हैं। सो डेंटिस्ट डजंट मीन कि आपका क्या कहते हैं सिर्फ दांतों से रिलेटेड है। और पेशेंट समटाइम्स वो समझते हैं उनके मुंह से बदबू आ रही है या खून आ रहा है, तो इसका मतलब है कोई मेडिकल इशू हो गया। वो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं जी हमारे मुंह से खून आ रहा है, कहीं हमारे मैदे से आ रहा है, नाक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दांतों को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि मुंह में खून आने की पहली वजह ही दांत है, मुंह से बदबू आने की पहली वजह ही दांत है। अगर उनमें इशू है तो फिर सारे मसाइल हैं, और अगर यही मसला हल कर दें तो सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। सो इसीलिए डेंटिस्ट्री को हमें बिल्कुल लाइट लेना चाहिए। और आपके व्यूज़ में से अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि अभी मेरी बात से परेशान ना हो रहा हो कि मैंने शायद सारी ज़िंदगी कभी नहीं कंसीडर किया डेंटल हेल्थ को, अब मुझे डेंटल इश्यूज़ डेवलप होना शुरू है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उससे कहेंगे सबसे पहला काम ये है कि एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर एक डेंटिस्ट रखें और उसको चेकअप करवाता रहे। बस उस डेंटिस्ट को आपकी सारी हिस्ट्री पता होती है, वो जानता है आपके दांतों में कोई इशू हल्का सा भी डेवलप होने वाला होगा, वो आपको पहले ही इन्फॉर्म करेगा कि सर आपका ये मसला डेवलप होने वाला है। फैमिली फिजिशियन होता है। एग्जैक्टली। सो इस तरह डेंटिस्ट भी एक ही रहना चाहिए आपका, तो उसको पता होता है, वो आपको बता देगा आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके दांत में ये इशू है, आप इसको फिक्स करवा लें। एटलीस्ट आपको इंटीमेट कर देगा कि आपके पास साल 2 साल 3 साल हैं, ये एक मसला डेवलप हो रहा है, इतने साल के अंदर आप अपने उसको दांत को आप रिकवर करा लो। तो वहीं से अगर आपके इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो दिस इज़ फेयर इनफ। आप और
कुछ लोगों का, कुछ एल्डरली लोगों का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होता है कि 40-50 साल की उम्र के बाद दांतों ने गिर ही जाना है। तो वो तो आके हमें अक्सर बात भी कह रहे होते हैं ऐसे कि जी डॉक्टर साहब मेरे ना लग रहा है दांत तंग कर, इसको निकाल दो। मैं क्यों निकाल दें? कहते बस मेरी तो 50 साल उम्र हो गई है, अब तो दांत ने गिर ही जाना है तो उसको निकाल ही दो। लेकिन दे डोंट नो इट कि अगर प्रॉपर क्लीन रहे, इलाज प्रॉपर हो, या अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं भी होता तो असूलन दांत को रहना चाहिए सारी ज़िंदगी। एक भी दांत गिरना नहीं चाहिए, ना निकलवाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए अगर कोई मसला ना हो तो। मैं बिल्कुल इमरान की बात पे साथ करता हूँ और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने खुद इन्हीं को अपना फैमिली डेंटल सर्जन रखा हुआ है मतलब ये है। और मैं खुद भी इनसे ही अपना चेकअप कराता हूँ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चों की माँ सब इन्हीं के पेशेंट हैं एंड वी आर हाईली सेटिस्फाइड। तो बस अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि दांतों की तकलीफ तक पहुंचने से पहले क्या प्रिवेंशंस हैं कि हम दांतों की तकलीफ में मुब्तला ही ना हों, उसका क्या तरीका है? देखिए वही मैंने आपको बताया कि दांत आप अल्लाह में कि आपके जिस्म में अल्लाह ने आपके दांतों को सबसे मजबूत चीज़ बनाया है। हम समझते ना कि हमारी हड्डी मजबूत है, नहीं, हमारी हड्डी से ज़्यादा हमारे दांत मजबूत हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है ना वो दांत है। तो वो दांत अगर कोई आपका ख़राब हो रहा है ना तो वो ओवरनाइट ख़राब नहीं होगा, वो ख़राब होने में कम से कम 20 से 30 साल लेता है पूरा ख़राब होने में। और उससे पहले वो आपको हज़ार दफ़ा आपको इंटीमेट करता है कि मैं ख़राब होने वाला हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन हम निगलेक्ट करते हैं, हम डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं, हम उसकी उन इशारों को समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि दर्द हुआ खुद ही ठीक हो गया। और कुछ लोगों का ये प्लेसिबो या थोड़ा सा मिसकंसेप्शन या अपना ईमान में कहूँगा, वो समझते हैं हमने दम कर दिया या हमने कोई कुछ टोटका हो गया तो काम चल गया, कमाल हो गया। असल में वो कमाल नहीं होता, वो वक्ती तौर पे वो साइकिल ही ऐसा होता है कि दांतों में जब इशू डेवलप होने वाला होता है वो आपको पहले इंटीमेट कर रहा होता है और वो इंटीमेट करके चुप हो जाता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम वो बढ़ता जाता है अल्टीमेटली आपकी इस पोजीशन पे आ जाता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। सो उसको बचाने के लिए 10 से 20 साल बहुत लंबा अरसा है। अगर आप 6 महीने या साल में एक दफ़ा भी चेक करवा दें डेंटिस्ट को, वो आपके तमाम मसाइल आपको उसी वक्त ही बता देगा। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको उनमें किसी में दर्द हो रहा है तो आप फ़ौरन ही इलाज की ज़रूरत है। आपको वो टाइम फ्रेम बताएंगे कि आपको इतने टाइम में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, तो आप इतने टाइम में अपने ये क्लियर करवा लें इशूज़। तो ये जो दांत बचाने की आपकी स्ट्रेटजी है ये मुझे बहुत पसंद है। कुछ इसके बारे में थोड़ी सी बताएं कि आप दांतों को क्यों बचाते हैं और किस तरह बचाते हैं? दांत बचाने के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। कुछ अभी हम लोग अभी अडाप्ट नहीं कर पा रहे, कुछ पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं है तो उनको समझाने में बहुत हमें टाइम लगता है। और कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक कि वो दांत बचाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हम जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कुछ हर केस के हिसाब से अलग अलग होता है। जहाँ तक मुझे आपका याद है, आपका दांत में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था और मेरे ख्याल से बहुत पुराना इन्फेक्शन था वो, तो हमने उसको रूट कनाल किया था और वो रूट कनाल भी बहुत थोड़ा सा टाइम लिया था उसने पूरा इन्फेक्शन ख़त्म होने में। फिर हमने उसके ऊपर पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट किया था। पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट ये होता है कि जब दांत बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो दांत निकालना ही है ज़रूरी, तो हम एक लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करते हैं, हम पोस्ट एंड कोर करते हैं ताकि दांत की बुनियाद जो है, बेस है, वो मजबूत हो जाए और उसके ऊपर हम उसको क्राउन्स कर देते हैं ताकि आपकी जो फोर्सेस हैं वो स्प्रेड करें आपके जॉ में, और आपकी फोर्सेस जब स्प्रेड करेंगे तो आपको वो दांत टूटने की, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो व्हाट आई रिमेंबर इन योर केस, हमने वो किया, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम कोई भी दांत ना निकालें। बट येस, जो होपलेस है तो वो तो फिर उसको तो बचाना नामुमकिन है। और समटाइम्स हमें पेशेंट को भी समझना पड़ता है कि कुछ अगर, क्योंकि दांत अगर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस है और उसको बचाने के लिए उतना ही लंबा प्रोसेस भी होता है, तो समटाइम्स हम पेशेंट से पहले ही उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, आपके लिए डिस्कम्फर्ट वाला भी होगा। अगर आप इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि कुछ लोगों की इतनी वो हिम्मत नहीं होती, तो वो इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड तो हम आपका वो प्रोसीजर कर देते हैं, नहीं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मामला ख़त्म। फिर आप दांत लगवाने वाले पैटर्न पे आ जाएंगे जिसमें इम्प्लांट्स होते हैं। डेंचर्स तो अब हम नहीं पसंद करते करना, लेकिन ब्रिजेस होते हैं,
और बहुत सारे तरीके होते हैं दांत लगाने के। अच्छा, ये इम्प्लांट जो है इससे लोग डरते भी बहुत हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है और इससे कोई नुकसान हो जाएगा हमें या बहुत मसला होगा या क्या होगा। ये थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज इम्प्लांट, क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं ना वो आर्टिस्ट लोग डरते हैं। जितने आर्टिस्ट होते हैं ना, इन माय एक्सपीरियंस, वो उतना वो सेंसिटिव लोग होते हैं ज़रा आर्टिस्ट ना। तो मेरे पास भी जितने आर्टिस्ट आते हैं दे आर ऑल स्केर्ड विद द इम्प्लांट। वो डेंटिस्ट्री से ही बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक आर्टिस्ट एक पसंद करता है एक कंफर्टेबल माहौल में रहना, उसकी सोच तो वो कोई चेंज ना आए। जैसे मैं रो पड़ा सो जो आर्टिस्ट होते हैं वो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, तो वो ज़्यादा डरते हैं। लेकिन व्हेन दे गेट थ्रू द प्रोसीजर उनका सब डर खत्म हो जाता है, क्योंकि दिस इज टोटली पेनलेस। आपका दांत निकलवाना या कुछ और प्रोसीजर, वो मैंने देखा है कि वो फिर भी कुछ फील होता है, क्योंकि इम्प्लांट्स एक इतना कैलकुलेटेड प्रोसीजर है, इतना प्रिसाइज प्रोसीजर है कि जिसके अंदर आपकी कोई ह्यूमन एरर की भी चांसेस नहीं रहते। सो कहते हैं ना कि एक हाथ से दूसरे हाथ का फ़र्क, वो वाला भी नहीं रहता, क्योंकि अब तो चीज़ें इतनी प्रिसाइज हो चुकी हैं, कंप्यूटराइज हो चुकी हुई हैं। सो इसीलिए इम्प्लांट्स आर नॉट पेनफुल एट ऑल। और इम्प्लांट, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कहते हैं लोग समझते हैं इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव है। इम्प्लांट्स आर द चीपेस्ट प्रोसीजर व्हाट आई कैन इमेजिन ऑफ। उसकी वजह ये है कि हम अगर सोचें कि कभी ऐसा होपलेस ट्रुथ है जिस पे आप पहले उसको रूट कनाल, फॉर एग्जांपल अगर ख़राब दांत है बिल्कुल, आप उसको पहले रूट कनाल करवा रहे हैं, फिर उसके ऊपर पोस्ट क्राउन करवा रहे हैं और वो दांत में बचना नहीं है, डेंटिस्ट को पता नहीं बचेगा, आपकी इतनी कॉस्ट लग गई। या फिर आप पहले एक दांत को बचाने की, वो दांत लगाने के लिए ब्रिज करवा लेते हैं, 7वें दांतों को शेव ऑफ करके हम ब्रिज लगा देते हैं, पेशेंट मक्की तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ का तो बहुत लंबा अर्सा चलता भी है, लेकिन कुछ की 90% केसेस में मैंने ये देखा है कि उनके अंडरलाइन इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है या अंदर से ही पस पड़ जाती है और वो पेन शुरू हो जाती है। समटाइम्स पेन नहीं भी होती कि इन्फेक्शन जरूर डेवलप हुआ होता है। सो इन दैट केस वो आपने एक दफ़ा ब्रिज की कॉस्ट पे की, फिर ब्रिज निकलवाया, कुछ अर्से बाद रूट कैनाल्स करवाए, नया ब्रिज बनवाया, वो सब करते कराते इम्प्लांट से 4 गुना प्राइस बढ़ जाती है। और कंसिडरिंग द करेंसी डिफरेंस उस वक्त से भी, यानी फॉर एग्जांपल आपने 2-3 साल पहले कराया तब कुछ और रेट्स होते हैं, फिर कुछ और रेट्स हो जाते हैं, तो ये सब करते कराते इम्प्लांट्स से बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इम्प्लांट्स आज भी आई कंसिडर बहुत इकोनॉमिकल प्रोसीजर है, सबसे सेफ प्रोसीजर है और कोई ड्रॉबैक नहीं है। इवन कि मैंने व्हाट आई हैव सीन कि अगर इम्प्लांट, अगर आपका कोई फेल भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट डायबिटिक है और उसने हमें नहीं बताया और हमने उसका इम्प्लांट कर दिया और कंट्रोल नहीं कर रहा वो पेशेंट डायबिटिक, समटाइम्स पेशेंट लाइज टू अस, सो इम्प्लांट कर दिया, वो फेल हो गया, तब भी वो आपको पेन नहीं करेगा। बट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि अगर आपका इम्प्लांट फेल भी हो रहा है तो वो इट विल जस्ट शेड आउट, वो खुद ही निकल जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा खुद से ही। पेशेंट को भी पता नहीं लगता कि वो कब आया था, कब निकला, कब आपकी बॉडी से ही निकल गया। सो वो जगह आपके पास एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है। तो वो जब आप जाते हैं कुछ अर्से बाद डेंटिस्ट के पास, तो आपको डेंटिस्ट बताता है कि जी आपका तो इम्प्लांट एक्सपेल हो गया, यानी इट्स दैट पेनलेस। यानी आप जो प्रेफर करते हैं कि बजाय इसके कि ब्रिज लगवाया जाए या डेंचर लगवाया जाए तो इम्प्लांट कराया जाए। देखिए पॉइंट ये होता है ना कि एक चीज़ होती है, कुछ लोगों को आदत होती है ना कि हमने लंबा रास्ता लेना है, कुछ लोग होता है नहीं मैं डायरेक्टली पॉइंट पे पहुंचूं। तो जो लंबा रास्ता है ना, वो पहले डेंचर्स करवा के वो चेक करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, फिर वो ब्रिज करवा के देखते हैं, जो कि हम सजेस्ट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन ब्रिज करवा के देखते हैं और वो ब्रिज फेल हो जाता है, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि यार वो वाला डेंटिस्ट था ना, इसने पहले ही कहा था इम्प्लांट करवा लो, वो सही था। तो वो पहले अगर वो इम्प्लांट करवा लेते तो वो इतनी कॉस्ट भी बचती है उनकी और इतनी ज़्यादा जो तंगी है, क्योंकि मेरी ओपिनियन में डेंटल ट्रीटमेंट्स एक ही दफ़ा होने चाहिए, बार बार नहीं होने चाहिए। सो चीज़ जो हो एक दफ़ा हो और वो आपको कम से कम 10 साल सर्व करनी चाहिए, कम से कम। ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। ये मेरा एक मोटो होता है किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट प्लान करने में, क्योंकि मी एज अ पेशेंट मैं अच्छा पेशेंट नहीं हूँ। मैं कभी कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जाए तो मैं बिल्कुल भी अच्छा पेशेंट नहीं, मुझे बहुत उलझन होती है बार बार डॉक्टर के पास जाने से। तो मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो एक ही दफ़ा में प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करके मुझे बता दे, मुझे दे दे और मैं उसको फॉलो कर लूँ, बजाय इसके कि मेरी बार बार कोई दांतों में इश्यूज डेवलप हो रहे हों, मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कि अब ये इशू हो गया, वो इशू हो गया।
इसीलिए मैंने अपनी क्लिनिक पे रूल भी रखा हुआ है कि अगर किसी डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से कोई इशू हो जाता है किसी पेशेंट को, सो 99.9% आई डोंट चार्ज देम अगेन, आई जस्ट रीडू इट, क्योंकि उस पेशेंट को तंगी होना, उसका दोबारा मेरे पास आना, ये इतनी बड़ी मेंटल टॉर्चर है किसी भी इंसान की, क्योंकि आजकल दौर जो है ना, आपके पास टाइम ही नहीं है किसी कुछ काम, अपने काम से हटके कहीं और जाने की। हाँ देखिए, ये मतलब इंसान जो बनाने वाला होता है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, कोई आर्टिस्ट हो वो पेंट बनाए, पेंट करे और उसका आखिरी ब्रश गलत लग जाए और सारी पेंटिंग खराब हो जाए। तो इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो डेंटिस्ट्री है ये आर्टिस्ट्री है असल में, ये एक आर्ट का काम है। इसका ताल्लुक मुस्कुराहट के साथ है, इसका ताल्लुक आपकी प्रेजेंस के साथ है, ये आप कैसे लगते हैं, आपके फेस की शेप क्या है। तो ये इस तरह से अगर हम डेंटिस्ट को मैच बिहेव करूँ तो मैं समझता हूँ कि वो एक फनकार होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है जो इंसानों को खूबसूरत बनाने में और खूबसूरत रहने में मदद करता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम ये करते हैं कि आखिर दांतों की हिफाजत कैसे की जाए, जो हम लोग जो दांतों की हिफाजत सिरे से नहीं करते और बाद में शिकायत करते हैं। ना सबसे पहला जो मैं की पॉइंट समझता हूँ वो ये है कि आपका जितना फोकस ब्रश पे होता है ना, उतना फोकस ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा फोकस आपका फ्लॉस पे होना चाहिए। ये कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, कुछ कंपनीज ने ऐसा आपका एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि हमारा सारा फोकस जो होता है वो होता है ब्रश के ऊपर, कि टूथपेस्ट कौन सा, ब्रश कौन सा, और ज़ोर से करो, दिन में 3 दफ़ा करो, करते जाओ। अरे जिस चीज़ पे आप ब्रश कर रहे हो उसको भी तो डैमेज हो रही है ना। आप ज़ोर से करोगे तो वो डैमेज होगी, तो मार्केटिंग। हाँ, सो इसीलिए मेरी पसंद है वो ये है कि आपका ब्रश पे जितनी, मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है, कितना करना है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस आपका फ्लॉस पे होना चाहिए। अब फ्लॉस करते हुए थोड़ी सी शुरू में आदत डेवलप करना मुश्किल होती है, लेकिन अगर एक दफ़ा किसी को फ्लॉस करने की आदत डेवलप हो जाए तो वो कभी फ्लॉस किए बिना रह ही नहीं सकता। इतना सुकून मिलता है फ्लॉस करने में। मैं अगर आपको एक बताऊं, एक चार्ट बना सकते हैं हम इसको, कि आपने सबसे पहले ब्रश अगर यूज़ करना है तो सबसे सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना। आपने रात को सोने से आपने रात को डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद आपने ब्रश करना है और फ्लॉस करना है, एंड देन यू डोंट ईट एनीथिंग एट ऑल, कुछ नहीं खाना पीना। और अगर कुछ पी लिया है तो उसके बाद कुल्ली ज़रूर करनी है आपने, नॉट विद द माउथ वॉश, सिर्फ कुल्ली, और सो जाइए। सुबह उठें, सिर्फ जनरल सा एक हल्का सा रिंस करें, ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि रात को जब ब्रश करके सोए हैं तो सब साफ़ होगा, वैसे ही थोड़ा सा ऑरा डेवलप हुआ होता है, आप उसको थोड़ा सा रिंस करें तो सब सही हो जाता है। फिर उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्लॉस करें और ब्रश करें, एंड देन गो टू योर वर्क प्लेस, या जो भी आप रिकमेंड ये करते हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, उसके बाद करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी एक रॉन्ग चीज़ है। सब लोग सुबह उठते ही जब बाथरूम में जाते हैं तो वो ब्रश करते हैं और खाने के बाद कुछ नहीं करते। तो वो क्या होगा कि जो ब्रेकफास्ट पे जो खाया आपने वो अब आपका सारा दिन मुँह में रहेगा, सही, और रॉट होता रहेगा। सो इसीलिए आपने सुबह ब्रेकफास्ट करना है, अगर रात को ब्रश करके फ्लॉस करके सोएं, सुबह उठें, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद फ्लॉस एंड ब्रश करें, गो टू योर वर्क प्लेस, हल्का फुल्का कुछ चाय कॉफ़ी या कुछ खा रहे हैं वो खाइए। अगर आपके पास प्राइवेसी है तो आप फ्लॉस कर लीजिए, नहीं है प्राइवेसी तो एटलीस्ट रिंस कर लीजिए, कुल्ली कर लीजिए। और फिर उसके बाद वही शाम की रूटीन, डिनर करने के बाद आपने फ्लॉस और ब्रश। और दूसरी बात ये कि नेवर आस्क एनीवन कि मुझे कौन सा टूथब्रश यूज़ करना है, मुझे कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, मुझे कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना है। माउथ वॉश इज़ द थिंग दैट आई डोंट लाइक एट ऑल। आपको माउथ वॉश यूज़ करने की ज़रूरत ऐसा होती ही नहीं है। हमें अगर माउथ वॉश यूज़ करना है तो किसी प्रॉब्लम की बेस पे करना है, और आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सा माउथ वॉश करना है और कितना अरसा करना है। खुद ब खुद कुछ नहीं करना। ये लोगों को मिसकंसेप्शन है। उसमें क्या होता है कि क्लोरहेक्सिडीन होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके मुंह में गुड बैक्टीरियाज को भी मार डालते हैं। आपके मुंह में जब तक गुड बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो आपको वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर डाइजेशन, आपके मुंह में वो ज़रूरी है गुड बैक्टीरियाज का होना। सो इसलिए आपने रेगुलर माउथ वॉश नहीं करना। अगर कभी ज़रूरत पड़ भी रही है तो नॉट मोर देन 2 वीक्स। आपका डेंटिस्ट भी आप नोट करें, कभी भी रिकमेंड करेगा तो वो लिखेगा कि आपने 2 वीक्स के लिए माउथ वॉश यूज़ करना है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे ही अगर आप इफ़ यू लाइक द फीलिंग ऑफ माउथ वॉश,
हाँ 2-3 दिन बाद आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके आप कर लीजिए, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रूटीन में नहीं करना। और दांतों को पीला करने की एक रीज़न ये भी है कि आपका रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करना और ज़ोर ज़ोर से ब्रश करना। हमारे दांतों के ऊपर सबसे बाहरी सरफेस होती है वो डेड एक सरफेस होती है, उसे इनेमल बोला जाता है, वाइट कलर की होती है। उसके नीचे थोड़ी सी डेंटीन होती है जो थोड़ी सी ऑफ वाइट होती है, और उसके नीचे पल्प होता है जो कि लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ होता है। हम जब जोर जोर से ब्रश करते हैं तो जो जो डेड सरफेस जिसकी वजह से हमारे दांत वाइट और खूबसूरत दिखते हैं वो ही घिस जाते हैं सारे। तभी आप लोग समझते हैं कि हम जितना मर्जी जोर से ब्रश करें हमारे दांत पीले होते जाते हैं और ज़्यादा, वो आप ही डैमेज कर रहे हैं उसको जोर से ब्रश करके। ये सारी चीज़ें ना मुझे मेरे इल्म में थी और मुझे मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में भी नहीं होगी कि हम बड़े रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से ब्रश कर रहे होते हैं और फिर शिकायत भी कर रहे होते हैं। यानी ना तो ज़ोर से ब्रश करना है, ना हार्ड ब्रश यूज़ करना है, और ना ही एट रैंडम हर किस्म की टूथपेस्ट यूज़ करनी है, और ना ही एट रैंडम कोई माउथ वॉश खुद ब खुद बाज़ार से खरीद के इस्तेमाल करना है और डॉक्टर से ही रब्ता करना है। और डॉक्टर मन्ना यार एक बात, और मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने एक दफ़ा तो एक आर्टिकल पढ़ा टूथपेस्ट के बारे में कि बाज़ टूथपेस्टों में एक ऐसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब जिसे हम बहुत प्रमोट करते हैं कमर्शियली, जैसे फ्लोराइड है और इस तरह की चीज़ें, उसका दरअसल नुकसान होता है। देखिए बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपको टूथपेस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया ना कि आपने टूथपेस्ट ज़रूरी नहीं है कि खुद से जो आपने ऐड देखा है वो यूज़ करना शुरू करते हैं। बेसिकली वो मेडिसिन हैं जो कि टूथपेस्ट की फॉर्म में है, जैसा सिरप की फॉर्म में आती है, टैबलेट की फॉर्म में आती है, वो मेडिसिन हैं वो टूथपेस्ट जो आपको इसकी मार्केटिंग में एड्स वगैरह दिखते हैं। आपने अगर कोई टूथपेस्ट यूज़ करना है और ख़ुद से कुछ यूज़ कर रहे हैं तो हर्बल यूज़ करें, किसी भी टूथपेस्ट का हर्बल वर्जन होता है वो यूज़ करें। आप ओवर द काउंटर मार्केटिंग से देख के वो फॉलो ना करें। बीडिंग गम्स के भी आपको कुछ एड्स दिखते होंगे, तो वो भी अगर आपने यूज़ करने हैं तो आपने डेंटिस्ट से पूछे बिना इस्तेमाल नहीं करने। आपका डेंटिस्ट रिकमेंड करेगा, और येस दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, लेकिन आपके डेंटिस्ट अगर रिकमेंड नहीं करा तो आपको ज़रूरत नहीं है। एक बंदे को डीडी गम्स का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो खुद ही वो करी जा रही है, ऐड देख लिया उसने वो, और उससे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे डेंटोनिक पाउडर लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टर से पूछे बिना नहीं करना। दूसरी बात ये कि जो अगर आपने खुद से कोई टूथपेस्ट बाय करना है तो सर्च फॉर द हर्बल वर्जन। हर ब्रांड के अंदर एक हर्बल वर्जन आता है, वो आप यूज़ करें, उसका कोई नुकसान नहीं है। प्लस दिस इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, लेकिन आप टूथपेस्ट के ऊपर एक बैंड लगा होता है एंड पे, तो वो कुछ कंपनीज उसको एज अ केमिकल इंडिकेटर भी यूज़ करती हैं, कुछ कंपनीज, नॉट ऑल। फॉर एग्जांपल अगर उसका इंडिकेटर अगर ब्लैक कलर का है तो वो ऑल केमिकल होगा, रेड होता है तो वो पार्शियली हर्बल होगा, 75% केमिकल होगा, और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन इज़ टोटली हर्बल। लेकिन ये सारी कंपनीज यूज़ नहीं करती इंडिकेटर्स। ये बेसिकली वो इंडिकेटर होता है कि जहाँ पे वो टूथपेस्ट की उन्होंने जो लाइन चल रही है उसको कट करने के लिए वो बनाया हुआ होता है उन्होंने मशीन में। लेकिन कुछ उसको कलर कोड कर देती हैं इसी सूरत में कि आपके पेशेंट के लिए या कस्टमर जो भी उनका है वो सर्च जब देख रहा हो तो उसको आइडिया हो जाए कि ये कितना हर्बल है और ये सब कुछ। सो टूथपेस्ट हर्बल यूज़ करें अगर कोई इशू नहीं है, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया हुआ। डॉक्टर ने अगर माउथ वॉश रिकमेंड नहीं किया हुआ तो डोंट यूज़ माउथ वॉश एट ऑल। आप एक हल्के से नीम गर्म पानी में ही आप से ही कुल्ली कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है फॉर द एल्डरली पेशेंट्स। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो अगर आप नमक डालेंगे तो उससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का, लेकिन अगर हाइपरटेंशन ना हो तो नमक डाल सकते हैं। नमक डाल सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, बट ज़रूरत नहीं है। आप नीम गर्म पानी से ही कुल्ली कर लें, वही आपके लिए। और ये मसवाक के बारे में लोग बहुत कहते हैं। आई लव मसवाक। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, मैंने इसके पे कुछ रिसर्चेस भी की थी वैसे, लेकिन बट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि जो पेशेंट मुझे बताते हैं ना वो मसवाक करते हैं और उनके दांत में मुझे वाकई कभी कोई प्रॉब्लम्स ऐसा मेजर नज़र नहीं आती, क्योंकि मसवाक सुन्नत भी है और उसकी वाकई उसकी ब्रिसल्स जो बारीक बारीक ब्रिसल्स हो जाते हैं जब वो उसको च्यू करने के बाद उसको फेरते हैं तो वो उन काफ़ी एरियाज़ को क्लीन कर देता है जहाँ पे आपका नॉर्मल ब्रश नहीं जा पाता। सो मिसवाक इज़ एन अमेजिंग थिंग, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली मिसवाक यूज़ कर रहे हैं। नीम वाली कर रहे हैं, कुछ और भी होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर। सो वो भी डिपेंड करता है। तो आप नीम वाली रिकमेंड करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स उस तरह से उसमें काफ़ी अच्छी एंटीसेप्टिक वो भी हैं, क्वालिटीज़ भी होती हैं नीम में। लेकिन सोलली डिपेंडिंग अपॉन मिसवाक इज़ नॉट समथिंग आई रिकमेंड। आप बेशक मिसवाक करें,
थ्रू आउट डे करें, जितना करें, मतलब लाइक आई डोंट माइंड। लेकिन आप जब एक दफ़ा अगर आप मिसवाक रूटीन में कर भी रहे हैं तो सोने से पहले तो ब्रश लाजमी करना चाहिए आपको, वो उसको स्किप नहीं करना आपने। और फ्लॉस को कभी भी स्किप नहीं करना, वो तो आपकी लाइफ का पार्ट है। आप जितनी मर्जी ब्रश कर रहे हो, सफाई रख रहे हो, आपने फ्लॉस के बिना आपके दांत कभी भी हेल्दी रह नहीं सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी डाइट ली हुई है, नॉन शुगरी डाइट ली होगी सारी ज़िंदगी। आजकल के जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या, अब आम मिडिल एज वाले लोग भी उनकी भी यही सिनेरियो है कि उनकी डाइट में नामुमकिन है कि शुगर ना हो। आप घर का खाना भी, अब घर का खाना वाला नहीं रहा जिसमें आप शुगर से बच सकें, केमिकल से बच सकें। और अगर आप ये इस पे ज़रा सी कोताही करेंगे तो सबसे पहला जो ख़राबी होगी वो आपके दांतों में होगी। वैसे तो शुगर के तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो इलीगल भी क्यों है शुगर। मेरे ख्याल से तो वो शुगर बिल्कुल ही इलीगल हो जानी चाहिए। यानी जो वाइट शुगर है, वाइट शुगर तो कोई भी रिकमेंड नहीं करता, ना एलोपैथिक डॉक्टर ना होम्योपैथिक डॉक्टर, जो कोई भी रिकमेंड नहीं करता। सिर्फ हकीम है जो अपनी दवाइयों में शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ना कि वो आपको टेस्ट बड़ा बेहतर है, टेस्ट बनाने के लिए। लेकिन शुगर के इतने नुकसान हैं आपकी बॉडी में, कोई भी चीज़ वो बख्शता नहीं है। आपके दांतों से लेके आपके जिस्म का हर हिस्सा शुगर खराब कर देता है। यानी बात यह तय हुई कि हमारी खुराक जो है वो जो हम खाते हैं वो भी एक मेन इंग्रेडिएंट है हमारे दांतों की खराबी का। यस। यानी उसमें आप ये भी मैं आपकी बात से अक्स कर सका हूँ कि उसमें जो फास्ट फूड है वो भी दांतों को ख़राब करती है, और जो ये कोका कोला और जो ये दूसरी जितनी भी ड्रिंक्स हैं जिसमें शुगर बेसिक एलिमेंट है, ये मिठाइयाँ, ये सारी दांतों के दुश्मन हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम चीनी कम से कम करें। बैड कार्ब्स, ये बैड कार्ब्स है। सो आप रोटी लें, सब कुछ लें, खाएं पिए आराम से, लेकिन जो जिस चीज़ के अंदर चीनी है वो चीज़ आप वैसे ही इंसान को नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ दांतों का तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, लेकिन दांतों के अलावा भी आपका वेट गेन, आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपके लिवर, मतलब यू नेम थिंग, वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं सिर्फ एक शुगर की वजह से। और एक मेरी रिसर्च तो नहीं है लेकिन मैंने एक जगह पढ़ रहा था मैं कि ये इतनी ही एडिक्टिव है जितनी कोकेन है शुगर। एग्जैक्टली। लोग चीनी के बगैर रह नहीं सकते। हमारे दोस्तों में कहते हैं मैं तो चाय ही इसलिए पीता हूँ कि उसमें चीनी होती है। ये उनका अपना ख्याल है कि मैं तो चाय चीनी के बगैर तो सफ़र भी नहीं कर सकता। मैं आपको बात सुनाता हूँ। मेरी कज़न होती थी तो मैं उनके घर चाय पीने गया तो उन्होंने कहा चाय बना के लाई, कह लें कितनी चीनी डाल दूँ। मैंने कहा जितनी मर्जी डाल दो, मैं अपनी मर्जी की ला दूंगा। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने चीनी दान में चाय डाल दी और मैं कहती पियो। मतलब थी तो ये मजाक की बात, लेकिन मुझे ये बात याद रहती है और इससे मैं ये नतीजा अर्ज करता हूँ कि चीनी हमारी ज़िंदगियों में कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है और हम उसको एक्सेसिव यूज़ करते हैं। तो एक्सेसिव चीज़ तो इस्लाम में भी और सब चीज़ों में बना है कि किसी भी चीज़ में एक्सेस नहीं करनी चाहिए। अब जैसे रमज़ान चल रहा है, इसके हवाले से थोड़ी बात करते हैं कि इसमें हम जितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं वो शायद हम किसी मौसम में नहीं करते, किसी महीने में नहीं करते। तो रमज़ान में कैसी एहतियात की जाए दांतों की, ये ज़रा बताइए। अच्छा, रमज़ान में ना एहतियात से वही है जो मैंने आपको बताया कि आप जब आपने सहरी की है उसके बाद आप फ्लॉस और ब्रश करने के बाद ही आप जो है उसको क्या कहते हैं वज़ू वगैरह करिए और फिर ताकि थ्रू आउट डे आपको प्रॉब्लम ना हो। इवनिंग में आते आते आपको मुंह में एक थोड़ी सी स्मेल डेवलप हो जाती है, डोंट वरी अबाउट इट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। वो आपका एम्प्टी स्टमक होने की वजह से वो थोड़ी गैसेस कुछ ऐसी सिक्रीट हो रही होती हैं जो कि आपके मुंह में इस तरह स्मेल प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो वो आपकी वैसी स्मेल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाती है उसमें प्रॉब्लम भी। सो अगेन व्हेन यू गो फॉर द इफ्तार, आप इफ्तार करें, खाना खाएँ, उसके बाद फिर अगेन ब्रश कर लें, रिंस कर लें, माउथ वॉश अगर रिकमेंड किया हुआ है, नहीं तो फ्लॉस करें। तो अगर आपको मैं आज ऑफर करूं कि आप मेरे एक ड्रामे में काम करें तो करेंगे? आई वुड लव इट। मैं पता है आपको हाफिज अंकल, मैंने लास्ट ड्रामा किया था आई थिंक 2014 या 13 में शायद किया था मैंने। उसके बाद मेरी डेंटिस्ट्री जो है ना, मैं उस फाइनल ईयर में था क्योंकि मैंने 3rd ईयर तक तो मैंने कुछ मैनेज कर लिया था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कर लेता था, लेकिन 4th ईयर में आके मेरी पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई थी कि मुझसे मुमकिन नहीं हुआ था। फिर मैंने वहाँ से जो खैराबाद किया एक्टिंग को, आज तक मेरे ना वो ख्वाब ही रहता है, दिल ही करता है कि यार मैं दोबारा जाऊँ।
आप बिलीव करेंगे कभी कभी ना फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन या क्योंकि शौक है बचपन से, तो मैं ये करता हूँ कि मैं कभी कहीं थिएटर की जो होते हैं ना ऑडिशंस होते हैं, मैं अब हर कुछ अर्से बाद ना कहीं मुझे नज़र आता तो जाके ऑडिशन देके आ जाता अपनी खुशी में ऐसी में ही, और वहाँ पे जब कुछ 4 लोग तालियां बजा देते हैं तो मैं उसी से खुश हो जाता वो मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है इरफान, उनका नाम है, वो उनको कभी एक्टर बनने का शौक था। अच्छा अब एक्टर तो वो नहीं बन सके, अच्छा अब वो आजकल ना ज़रा एंकर है। अच्छा एंकर भी है और एक मुख्तलिफ चैनल्स में वो एग्जैक्टिव पोस्ट वगैरह पे काम करते हैं। तो वो जब आम जिंदगी में भी बात करते हैं ना तो वो अदाकारी ही कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है, मैंने कहता नहीं कि आप तो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी एक्टिंग का शौक तो आप भी जब अपने मरीजों से बिहेव करते हैं तो अदाकारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन ना करो तो ठीक हो जाओगे। मैं देखा जाए तो हर इंसान ही एक तरह का अदाकार है, क्योंकि कभी भी, और मेरे ख्याल से अच्छा इंसान भी वही है जो ज़्यादा अच्छा अदाकार है क्योंकि आपका कभी भी जिस तरह आपका बिहेवियर अपनी फैमिली में है वो आप प्रोफेशनली वैसे नहीं हो सकते, जिस तरह आप प्रोफेशनल हैं वो अपनी फैमिली के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो आपको दोस्तों यारों में आपका ऐसा बिहेवियर होता है ना जैसा प्रोफेशनल में ना हो और फैमिली के साथ भी ना हो। तो इंसान अपनी नौयत का हर कोई अदाकार ही होता है। सबसे बड़े अदाकार हमारे पॉलिटिशियन और सबसे बड़े अदाकार हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सारे के सारे वो तो सबसे बड़े अदाकार है। बड़ा अदाकार है। बहुत शुक्रिया बताना हमारे प्रोग्राम में। और मैं बहुत, मेरे व्यूअर्स भी आपके शुक्रगुजार होंगे कि आपने उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं और दांतों की सफाई की, हिफाजत की और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ भी दूर की। तो व्यूअर्स आप भी जब आपको कोई मसला हो तो आप डॉक्टर मन्नान तक पहुंचने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनका पब्लिसिटी डायरेक्टर भी हूँ। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो और अगर आपको डॉक्टर मन्नान की बातें अच्छी लगी हों तो उन पर अमल कीजिए और अपने दांतों को मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखिए। और अगर आप उनकी सारी बातों पर अमल करेंगे तो हो सकता है आपको किसी डेंटल के पास जाना ना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़े तो ज़रूर जाइए और पीरियडिक चेकअप ज़रूर कराइए। मेरा ख्याल है आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को आहिस्ता से टच कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।